एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू को। इस सीरियल में दो मेन कास्ट है। हमारी पहली मेन कास्ट हीरोइन है जिनका नाम यंग वू है। सीरियल में ये एक अटॉर्नी की भूमिका निभा रही हैं। यंग वू एक बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हमारी दूसरे मेन कास्ट हीरो है जिनका नाम जुनहो है। वीडियो की स्टार्टिंग हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के फर्स्ट एपिसोड से करेंगे। सीरियल की स्टार्टिंग में हमें यंग वू के बचपन का दिखाया जाता है। यंग वू के फादर उसको डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। यंग वू के फादर डॉक्टर से कहते हैं ये 7 साल की हो चुकी है लेकिन अभी तक बोल नहीं पा रही। तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं ये बोल नहीं सकती क्योंकि इसे सेप्टम सिंड्रोम हो चुका है और ये दूसरों बच्चों से डिफरेंट है। फिर यंग वू के फादर वापस घर जाने लगते हैं। वो रास्ते में बहुत परेशान होते हैं डॉक्टर की बातों से। रास्ते भर वो डॉक्टर की बातों को सोचते आ रहे होते तभी उन्हें रास्ते में पार्गियो मिलते जो उनके पड़ोसी होते हैं। बूढ़े होने की वजह से वो ज्यादा ही गुस्सेबाज होते और वो यंग वू के फादर को मारने लगते। यंग वू ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और वो चिल्लाकर अंकल से अपने पापा को छोड़ने के लिए कहती। ये देखकर उसके पापा काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो यंग वू के पास जाकर उससे दोबारा बोलने के लिए कहते हैं तो यंग वू बोलने लगती। ये देखकर उसके पापा खुश हो जाते और उसको गोद में उठा लेते हैं। यंग वू के फादर पार्गियो का शुक्रिया बोलते और अपनी बेटी को लेकर चले जाते। फिर कुछ साल बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यंग वू अब बड़ी हो चुकी है। अपने डिसऑर्डर की वजह से यंग वू सच में दूसरे बच्चों से अलग होती और वो एक चीज को बार बार बोलती है। यंग वू के फादर रेस्टोरेंट चलाते हैं। फिर वो यंग वू से कहते हैं कि तुम्हें लॉ फॉर्म में नहीं जाना जहाँ पे हमें पता चलता है कि यंग वू एक अटॉर्नी बन चुकी है और उसे आज हैमिल्टन लॉ फॉर्म में जर्निंग के लिए जाना है। डिसऑर्डर की वजह से यंग वू लोगों की तरह नहीं होती लेकिन वो पढ़ाई में काफी अच्छी होती और वो यूनिवर्सिटी टॉपर भी होती है। फिर हमें मेट्रो को दिखाया जाता है जिसमें से यंग वू लॉ फॉर्म जा रही होती और वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती है और वो एक कल्पना वाली दुनिया में चलती रहती है। फिर हम देखते हैं वो रास्ते में जा रही होती जो काफी लोगों से डिफरेंट लग रही होती है। वो लोगों से ज्यादा नहीं बात करती। फिर वो लॉ फॉर्म में जाती जहाँ पर वो राउंडेड गेट देखती है जिसे देखकर वो घबरा जाती और अंदर जाने की कोशिश करती लेकिन वो दोबारा से घूम के बाहर आ जाती है। यंग वू अंदर नहीं जा पा रही थी तभी हम देखते वहाँ पर जुनहो आता और वो उसकी हेल्प करता है। अंदर पहुंचने के बाद यंग वू बहुत खुश होती है तो जुनहो उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है तो उसको बताती है कि वो म्योनसुक के ऑफिस में जाना चाहती है। जुनहो उससे कहता है कि वो भी वहीं पे जा रहा है तो तुम मेरे पीछे आ सकती और वो दोनों लोग साथ में जाने लगते हैं। यंग वू के चलने के स्टाइल को देखकर लोग काफी अजीब समझ रहे होते तभी वो म्योनसुक के ऑफिस में जाती और हमें म्योनसुक दिखाया जाता है। यंग वू उससे बताती है कि वो लॉ फॉर्म में ज्वाइनिंग के लिए आई और उसको अपना रिज्यूम बताती है। म्योनसुक उसका रिज्यूम देखता है तो यंग वू उसको बताती है उसका रिज्यूम 2 पेज का है और उसे डिसऑर्डर वाली बीमारी उसमें लिखी है दूसरे पेज में। म्योनसुक यंग वू को देखकर काफी अजीब फील करता है और वो सोचता है इतनी बड़ी लॉ फॉर्म में ये कैसे काम कर सकती है। मन में सोचने लगता है कि ऐसे इंसान के साथ वो काम करेगा। फिर वो सीओ के ऑफिस जाता है। सीओ सोयंग होती है और वो उनसे कहता है कि ऐसी लड़की के साथ वो काम नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता वो दूसरों से अलग है? म्योनसुक की बातें सुनने के बाद वो कहती है यंग वू एक अच्छी अटॉर्नी और वो एक लॉ यूनिवर्सिटी टॉपर भी है। म्योनसुक ऑफिस वापस जाता और यंग वू को एक फाइल देता है पढ़ने के लिए लेकिन यंग वू उसको पढ़ने की बजाय उसको सही कर रही होती है। उसकी ये हरकत देखकर म्योनसुक को अजीब फील होता और वो केस डिस्कस करने के लिए कहता है। फिर यंग वू फाइल देखने लगती और उसे केस के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर हमें केस को दिखाया जाता है कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड के ऊपर आयरन से वार किया था। हस्बैंड को अस्पताल ले जाया गया लेकिन लेडीज ने पुलिस को फोन करके अपना जुर्म कबूल कर लिया था और म्योनसुक उस लेडीज से मिलवाने के लिए यंग वू के पास लेकर जाता है। यंग वू जैसे ही उसको देखती तो उसको बताती कि वो उसके बचपन में पड़ोस में रहती थी। ये वही लेडीज होती है जिनके हस्बैंड यंग वू के फादर को मार रहे थे और उस टाइम उसकी आवाज आ जाती है। वो यंग वू को गले लगा लेती और पूरा केस उसको बताती है जिसके बाद यंग वू आती है म्योनसुक के पास और कहती लेडीज ने किसी को नहीं मारा है, ये एक सेल्फ डिफेंस का केस है। तो म्योनसुक उससे कहता है कि तुम्हें उसके हस्बैंड से भी मिलना चाहिए। म्योनसुक जुनहो को यंग वू के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। फिर हमें यंग वू का दिखाया जाता है जो गेट पे खड़े होकर फिर से वही गेट देख रही होती है। वो राउंड गेट को पार नहीं कर पा रही तो जुनहो उसे एक ट्रिक बताता और कहता है तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम डांस करे और 1 2 3 बोल कर जाना चाहिए। यंग वू जुनहो की बात मान लेती और 1 2 3 काउंट करते करते वो गेट के बाहर जाने की कोशिश करने लगती है
और वो खुद को गेट के बाहर देखती। फिर सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पार्कियो की मेडिकल रिपोर्ट देखते और एक्सरे में डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनके ब्रेन हेमरेज था। ब्रेन हेमरेज 5 साल का हो चुका था, इसीलिए उन्हें कुछ ज्यादा ही तकलीफें हो रही थी और उन्होंने चिल्लाना भी शुरू कर दिया है। जिसके बाद वो लोग पार्कियो से मिलने जाते हैं तो उनकी वाइफ बताती है यंगवुक के फादर का नाम। ये सुनते ही पार्कियो को गुस्सा आने लगता है। पार्कियो यंगवुक के ऊपर गुस्सा करने लगते और चीजें भी फेंकने लगते तो जुनो उसको बाहर लेकर आता है। फिर वो दोनों पार्कियो की वाइफ से बात करने लगते हैं तो वो कहती है कि वो कुछ दिनों से ज्यादा ही गुस्सा करने लगे और उनके सर में अचानक से पेन होने लगती है और वो इसी तरह हरकतें करने लगते हैं। दूसरा सीन में फिर हमें लॉ फॉर्म का दिखाया जाता है जिसमें हमें चोइसो दिखाई जाती है। वो भी एक अटॉर्नी होती है और वो अपने दूसरे कलीग को बता रही होती है यंगवुक लॉ यूनिवर्सिटी की टॉपर है लेकिन वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। बातें करते वो दोनों घर जा रहे थे तभी चोइसो देखती है कि यंगवुक गेट नहीं क्रॉस कर पा रही है। वो गोल गोल घूम कर लॉ फॉर्म के अंदर ही रह पा रही है। तभी हम देखते चोइसो उसकी मदद नहीं करना चाहती लेकिन वो उसके पास जाती है। वो गेट पकड़कर यंगवुक को बाहर निकलने के लिए कहती। फिर वो उससे कहती तुम हमेशा से ही बेवकूफ रहोगी और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि चोइसो यंगवुक की क्लासमेट थी। उसकी बातें सुनने के बाद यंगवुक को काफी बुरा लगता है। वो अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में जाती जहाँ पर हमें यंगवुक की दोस्त दिखाई जाती जिसका नाम डोंग होता है। डोंग एक अकेली लड़की जिसे यंगवुक अपनी सारी बातें बताती और यंगवुक उसे पसंद भी करती है। फिर वो डोंग को बताती है कि कल वो जज के सामने जाने वाली और उसे नहीं पता कि वो जज के सामने कैसे बिहेव करे। डोंग उसको बातें करने का तरीका सिखाती और उससे कहती तुम्हें जज के सामने ऐसा पेश आना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं पार्कियो और चोइरन की आज ट्रायल होती है। यंगवुक जज के सामने नहीं बोल पा रही होती और वो अपने आप को काफी ग्रो करने की कोशिश करती है। जहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट रूम में यंगवुक के फादर भी आए होते हैं। फिर यंगवुक जाती है जज के सामने और अपनी बीमारी के बारे में बताती है। यंगवुक सबके सामने कहती उसे लॉ बहुत पसंद थी इसीलिए वो एक अटॉर्नी बनना चाहती थी। उसकी बातें सुनने के बाद सभी लोग उसकी बातों से बहुत खुश होते हैं और जज भी उसकी बातों से खुश होते हैं। फिर केस शुरू हो जाता है और यंगवुक के अपोजिट वकील का दिखाया जाता है जो चोइरम से कहते हैं कि तुमने अपने हस्बैंड को मारने के बाद पुलिस को फोन करके उनसे कहा था कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है। वो चोइरम को काफी डोमिनेट करते और उससे कहते तुमने ऐसा बोला था। तो चोइरम भी रोने लगती और कहती हाँ मैंने ऐसा ही बोला था। चोइरम जज से माफी मांगकर रोने लगती तो जज वहीं पर केस रोक देते और दूसरे दिन का ट्रायल देते हैं। फिर सभी लोग घर जा रहे थे तो मिनसुक कहता है कि हमें पार्कियो को लाना चाहिए क्योंकि उसकी टेम्पर की वजह से ही हम लोग उसको दिखा सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस केस था। फिर नेक्स्ट ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल से पार्कियो को बुलाया जाता है। फिर यंगवुक पार्कियो के पास जाके अपना इंट्रोडक्शन देती जिसको सुनते ही पार्कियो को गुस्सा आ जाता और वो यंगवुक को वहीं पर मारने शुरू कर देते हैं। तो उन्हें वहीं से पकड़कर हॉस्पिटल वापस भेज दिया जाता है और यंगवुक जज से कहती है कि इनके टेम्पर की वजह से सेल्फ डिफेंस था। तभी कोर्ट में खबर आती है कि पार्कियो की रास्ते में ही मौत हो गई। फिर हमें उनके फ्यूनरल का दिखाया जाता है। फिर यंगवुक सोचती है कि अब उसे चोइरम को बचाना है और वो केस को फिर से दोबारा पढ़ती है। केस को समझने के बाद यंगवुक सबकी बातों को नोटिस करती और उसे समझ में आ जाता है कि चोइरम ने अपने हस्बैंड को नहीं मारा था। फिर अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर पार्कियो के डॉक्टर को बुलाया जाता है। यंगवुक पार्कियो के डॉक्टर से कहती जब मैं आपके पास गई थी तो आपने बताया था कि अभी कुछ दिनों में उनको ज्यादा दिक्कत होने लगी थी हेमरेज की वजह से और अचानक से उनके सर में दर्द होने लगी थी इसीलिए वो जमीन पे गिर गए थे और उनकी चोट नहीं लगी थी। और उनकी वाइफ ने कहा था आयरन मारने से पहले उनके सर में बहुत सारी पेन हो रही थी और आपने 2-3 दिन पहले उनका इलाज किया था जहाँ पर उनके सर में दर्द होती थी और वो अचानक से जमीन पे गिर जाते थे। जहाँ पर डॉक्टर भी ये बात सभी को बताते जिसके बाद हम देखते चोइरम का केस बिल्कुल क्लियर हो जाता और उन्हें कोई सजा नहीं होती है। अगला सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। जुनो यंगवुक के रूम में जाता और उनसे कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। जहाँ पर हम देखते हैं चोइरम यंगवुक से मिलने आती और वो उसको गले लगाकर बहुत रोती है। फिर हमें यंगवुक के फादर का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते सियो
सोनजंग आती है अटॉर्नी वू के सेकंड एपिसोड को। सीरियल के स्टार्टिंग में हमें मैरिज हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ रहे होते हैं। तभी दुल्हन की नजर वहाँ पर आए किसी इंसान पर पड़ती, जिसे देखकर वो आगे बढ़ने लगती और अचानक से उसकी ड्रेस स्लिप हो जाती है। दूल्हा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमें दूल्हा के दादाजी दिखाए जाते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं और वो दुल्हन के बैग पे बने बुद्धा टैटू को देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। ये खबर काफी वायरल हो जाती है। दूसरे सीन में यंगवू के फादर का दिखाया जाता है जो यंगवू से कह रहे होते हैं कि वो शादी में अपनी कैसे ड्रेस पहनेगी, लेकिन यंगवू उनकी बातों पे कोई जवाब नहीं देती और वो चुपचाप अपने ऑफिस चली जाती है। दूसरे सीन में लव फॉर्म का दिखाया जाता है जहाँ पर दुल्हन के फादर आते और वो होटल के ऊपर केस करने के लिए कहते हैं। वो होटल वालों से कंपनसेशन मांगना चाहते हैं जिसके लिए वो 1 बिलियन की बात रखते हैं। सीओ और म्यूनसुक दोनों लोग उनके केस को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर म्यूनसुक अपने कलीग के पास जाता और उस केस के बारे में सभी को बताने लगता है। म्यूनसुक अपनी टीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। वो यंगवुक के साथ मिनवो को रखता है, जुनो और चोइसू को एक टीम में रखता है। इसके बाद यंगवुक दुल्हन से मिलने उसके घर जाती है। अटॉर्नी वो ब्राइड से सवाल करने लगती है तो उसे बताती है कि ड्रेस उसकी पहले से ही ढीली थी। जब मैंने उन लोगों से कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने डाइट कुछ ज्यादा ही कर ली है। तभी अटॉर्नी वो की उसके घर पर नजर पड़ती है जहाँ पर वो कहती है कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी कोई फोटो घर में नहीं है और न ही आपने रिंग हाथ में पहनी है। तो वो उसे बताती है कि हम दोनों की पेरेंट्स की वजह से हम दोनों ने शादी की है। तो ग्रूम्स भी अटॉर्नी वो को बताता है कि मैंने शादी अपनी मर्जी से नहीं अपने दादाजी के कहने पर की थी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जुनहो को दिखाया जाता है जो चोइसू के साथ होता है। तभी चोइसू की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। तभी चोइसू जुनहो से कहती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है और वो वॉशरूम में जाकर यंगवू को फोन करके अपने घर से कुछ कपड़े मंगवाती है। अटॉर्नी वो चोइसू के लिए घर से कपड़े लेकर आती है तो रास्ते में उसे जुनहो मिलता है जहाँ पर वो चोइसू के बारे में पूछती है तो वो उसको बताता है कि वो वॉशरूम में है। अटॉर्नी वो उसे कपड़े दे देती है। जब चोइसू कपड़े पहनकर बाहर आती है तो वो काफी गुस्सा होती है क्योंकि अटॉर्नी वो उसके नाइट ड्रेस लेकर आई थी। ये पहनकर वो उनके साथ नहीं जा सकती थी तो वो यंगवू से कहती कि तुम जुनहो के साथ चली जाओ। जिसके बाद अटॉर्नी वो और जुनहो दोनों लोग डिजाइनर के पास जाते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि हम दोनों कपल है, हमें एक ड्रेस सेलेक्ट करनी है। अटॉर्नी वो वही ड्रेस सेलेक्ट करती है जो उस ब्राइड ने सेलेक्ट की होती। तभी हम देखते हैं चोइसू का फोन जुनहो के पास आता है। वो उससे बताती है कि ड्रेस में कुछ तो गड़बड़ थी, इसी वजह से एक एम्प्लॉय यहाँ से निकाल दी गई है। और ये बात उसे वहाँ के एक एम्प्लॉय से पता चली थी क्योंकि वो वॉशरूम के बाहर बात कर रही थी। तभी वही एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाती है जो फोन पर बात कर रही होती और जुनो उससे ड्रेस के बारे में पूछता है तो वो उसे इनकार करके वहाँ से चली जाती है। जुनो चोइसू को फोन करके बता रहा होता है। तभी ड्रेस पहनकर अटॉर्नी वो बाहर आती है जिसे देखकर जुनो उसको देखकर काफी अट्रैक्टिव फील करता है क्योंकि अटॉर्नी वो काफी अच्छी लग रही होती है। फिर दूसरे दिन हमें ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पर वही ड्रेस की एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि ड्रेस ढीली थी पहले से और मैंने उनसे कहा था कि आपने कुछ ज्यादा ही डाइट कर ली है। फिर वो कोर्ट में बताने लगती है कि हम लोगों की एक कलीग थी, वो ड्रेस बना रही थी, तभी उससे ड्रेस फट जाती है। फटी ड्रेस देखने के बाद हमारी बॉस बहुत गुस्सा करने लगती और उसको वहाँ से निकाल देती थी। जिसके बाद हमारी बॉस ने उसी ड्रेस की सेम कॉपी को उससे चेंज कर दिया लेकिन उसका साइज काफी बड़ा था। फिर नेक्स्ट राउंड में ग्रूम के अटॉर्नी आकर ब्राइड से पूछने लगते हैं कि आपने सोशल मीडिया में काफी लिखा था कि आपको ये शादी नहीं करनी है। जिसके बाद ब्राइड कुछ बोल नहीं पाती है तो दूसरे दिन का ट्रायल लगा दिया जाता है। फिर ब्राइड जाती है यंगवू के पास और वो वहाँ पर सभी लोगों को बताने लगती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और मेरे पिता ने एक समझौता किया था। वो ग्रूम्स को दहेज में एक लैंड देने वाले थे। जिसके बाद अटॉर्नी वो सारा मैटर समझ जाती है और वो लैंड की कीमत भी बताती है। तो ब्राइड के फादर को बुलाया जाता है जहाँ पर उनको बताया जाता है कि लैंड की कीमत 3.3 बिलियन है और ये केस करने के बाद आप लॉस में जा सकती है क्योंकि आपने होटल वालों को कंपनसेशन के लिए 1 बिलियन की बात की है। वो उन लोगों से कहते हैं कि ग्रूम से लैंड भी वापस ले सकते हैं। फिर सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर म्योनसो ग्रूम्स के दादाजी को कहता है कि आपने शादी एक समझौते के तौर पे की थी क्योंकि आपको ब्राइड के फादर से एक लैंड मिल रहा था। ग्रूम्स के दादाजी हर चीज एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तभी ब्राइड अपना हाथ उठाती है कोर्ट में और कहती उसे लॉ सूट चाहिए। और फिर सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर ये बात ग्रूम से किसी और ने नहीं अटॉर्नी वू से कही थी कि तुम्हें कोर्ट में ऐसा बोलना है। फिर ब्राइड सभी को कोर्ट में बताती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी शादी में देख रही थी और वो सभी को बताती है कि वो एक बुद्धिस्ट है और शादी वाले दिन भी उस
उसकी गर्लफ्रेंड आई थी, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रही होती। ये सुनने के बाद उसके फादर को गुस्सा आता है तो ब्राइड अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर लव फॉर्म का दिखाया जाता है जहाँ पर केस जीतने की खुशी में सभी पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी करने के बाद अटॉर्नी वो अपने घर जा रही होती है। जुनहो रास्ते में उसे देख रहा होता है क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगा है। फिर अटॉर्नी वो अपने घर जाती है जहाँ पर वो अपने फादर के लिए सुशी लेकर जाती है। ये देखकर उसके फादर काफी खुश होते हैं और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग घर आते हैं तो उनको आवाज आती है अपने छोटे बेटे की। दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे की तरफ भागते हैं जहाँ पर वो देखते हैं उनका बड़ा बेटा जमीन पे लेटा होता है और उसका छोटा भाई उसके सीने पे मार रहा था। जहाँ पर बड़े बेटे के फादर अपने छोटे बेटे को बड़े बेटे से अलग करते और उसकी माँ अपने बड़े बेटे को जगाने की कोशिश कर रही होती लेकिन वो मर चुका होता है। अब हम आपको बता दें मरने वाला लड़का बड़ा होता है और उसके छोटे भाई का नाम जंगहून होता है। जंगहून भी एक अटर्नी वू की तरह एसिस्टिक बीमारी से पीड़ित है। वहीं दूसरी तरफ हमें अटर्नी वू का दिखाया जाता है जो ऑफिस में लगी अपनी नेम प्लेट को देख रही होती। तभी वहाँ पर चोइसू आकर उससे कहती कि मैं तुम्हारी सेल्फी खींच देती हूँ तुम्हारी नेम प्लेट के सामने। वो उसकी सेल्फी क्लिक कर रही होती तभी उसके फोन पर म्योंसू का फोन आ जाता और अटर्नी वो उनसे मिलने चली जाती है जहाँ पर म्योंसू उसे जंगहून की बीमारी के बारे में बताते कि उसे एसिस्टिक बीमारी और उसके माँ बाप ने उसके ऊपर केस लगाया कि उसने अपने बड़े भाई की जान ली है। अटर्नी वो केस को पढ़ने के बाद म्योंसू को विल के बारे में जानकारी देने लगती तो उसे मना करता और केस पर फोकस करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ देखते मरने वाले लड़के के फादर म्योंसू और अटर्नी वो से मिलने आते जहाँ पर वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वो पढ़ने में काफी अच्छा था और दोनों भाई में काफी प्यार था। इसके बाद हमें लंच टाइम का दिखाया जाता है। अटर्नी वो के साथ जंगूक लंच पर आता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। जुनो अटर्नी वो को देख रहा होता है क्योंकि वो काफी चीजें संभाल कर रही होती है। फिर हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अटर्नी वो के साथ म्योंसुक भी होता है। तभी हम देखते हैं मरने वाले के पेरेंट्स अपने छोटे बेटे जंगहून को लेकर आते हैं जिसे देखकर सभी उससे बात करने की कोशिश करते लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा था। तो म्योंसुक अटर्नी वो से कहते हैं तुम्हें सवाल करनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी बातें समझ लेगा। तो अटर्नी वो उससे सवाल करती है कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा जिसको सुनने के बाद जंगहून को गुस्सा आ जाता है। जंगहून काफी तेज से चिल्लाने लगता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते अटर्नी वो अपने फादर से बात कर रही थी। अटर्नी वो अपने फादर को जंगहून की आज की घटना के बारे में बताती तो उसके फादर उसे बचपन की एक बात बताते हैं। जब तुम छोटी थी तब मेरे पैर में एक बार चोट लग गई थी। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम लेगो खेलने में जुटी थी। फिर एक बार तुम शॉप पर रो रही थी तो शॉप वाला तुमको चुप कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने तुमसे पब्लिक लॉ की बातें करी इसलिए तुम चुप हो गई क्योंकि तुम्हें पब्लिक लॉ की बातें और लेबो बहुत पसंद था। जब किसी इंसान से काम कराना तो उसकी फेवरेट चीजें करनी चाहिए और वो तुमसे सारी बात करेगा। अगले दिन देखते हैं अटर्नी वो पैगो पेंगुइन का माइक लाती और वो सॉन्ग प्ले करने लगती। वो जंगहून से गाना गा के बात करने लगती है क्योंकि जंगहून को पेंगुइन और सॉन्ग सुनना काफी पसंद होता है। तो अटर्नी वो की सारी बातों का जवाब देने लगता है धीरे धीरे करके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते अटर्नी वो और जुनो दोनों लोग क्राइम सीन पर जा रहे होते हैं। तभी जुनो की एक कॉलेज फ्रेंड मिलती है। अटर्नी वो को देखने के बाद जुनो की फ्रेंड उससे डिसेबल पर्सन वॉलंटियर की बात करने लगती है तो जुनो उससे बाद में मिलने के लिए कहता है। अपने फ्रेंड के जाने के बाद जुनो अटर्नी वो से माफी मांगता है। फिर वो क्राइम सीन पे जाते हैं। दोनों लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। जैसे ही जुनो आगे बढ़ता है अटर्नी वो भी उसके पीछे जाने लगती। तभी उन्हें कुछ चीजें मिलती हैं। वो चीजें जुनो की भाई होती है जिसमें उसने डायरी में लिखा होता है कि उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की और जुनो ने उसकी जान बचाई है और उन्हें वहाँ पर एक फांसी का फंदा भी मिलता है। इसके बाद म्योंसुक उनके पेरेंट्स को दिखाता है। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स को काफी गुस्सा आता है जहाँ पर उसके डैड कहते हैं ये सब जुनो का काम है। वो उनको डायरी भी दिखाता है जिसके बाद वो कहते हैं तुम मेरे बेटे की इंसल्ट कर रहे हो और ये केस मैं किसी और लॉ फर्म को दे दूंगा। यहाँ पर वो अटर्नी वो के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं और ये बोलकर चले जाते हैं। फिर सीन दूसरे दिन का दिखाया जाता है। सभी लॉ फर्म में बातें कर रहे होते तभी अटर्नी वो की नजर पड़ती कि बाहर जंगहून आया है। ये देखकर अटर्नी वो बाहर गेट की तरफ निकल जाती तो उसके पीछे बाकी अटॉर्नी भी जाते हैं जहाँ पर जंगहून एक ही बात कर रहा होता है कि मरना नहीं है। तो उसको सभी लोग अंदर लेकर आते हैं और जंगहून की माँ को फोन करके ऑफिस बुलाते हैं जहाँ पर वो अटर्नी वो से कल के लिए माफी
माफी मांगती और केस ज्वाइन करने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर चली जाती। अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर अपोजिट वकील जंगून की काफी बेइज्जती कर रहे होते हैं और उसे एक्यूज भी करते हैं उसकी। जंगून के साथ वो अटर्नी वू को भी एक्यूज करना शुरू कर देते। ये सुनने के बाद मियोंसुक उनको रोकने की कोशिश करता है। अपोजिट वकील से मियोंसुक कहता है कि तुम मेरी अटॉर्नी की बेइज्जती कर रहे हो, जहाँ पर हम देखते हैं अटर्नी वो उसकी बातें सुनने के बाद काफी पैनिक होने लगती और ये ट्रायल यहीं पे रोक दिया जाता है। वहीं हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। जुनहो अटर्नी वो के ऑफिस में जाता है तो देखता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो उसको पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगता है तो जमीन में गिर जाती है। जुनहो अटर्नी वो को कमर से पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो डिसबैलेंस होने की वजह से जमीन में गिर जाती है। जुनहो भी अटर्नी वू के साथ जमीन में गिर जाता है। वो उसको देखने लगता है तो अटर्नी वू उससे कहती है तुम मेरे ऊपर है। ये सुनने के बाद जुनहो घबरा कर हट जाता है। खड़े होने के बाद अटर्नी वू को सारा मैटर समझ में आ जाता है। वो मियोंसुक के पास जाकर कहती कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो जुनहो मुझे बचाने के लिए आया था। ऐसे जुनहो भी अपने भाई को बचाने के लिए गया था, लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से उसका भाई जमीन में गिर गया और उसके सर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। विक्टिम के भी फादर वहीं पर होते हैं और वो कहते हैं कि वो अटर्नी वू को ये केस देना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये एक डिसेबल पर्सन है। उनकी बातें सुनने के बाद अटर्नी वू भी जुनहो की फ्रेंड की बातें और सभी के कमेंट्स के बारे में बताती कि वो ये केस नहीं ले सकती क्योंकि वो सच में एक डिसेबल पर्सन है और ये केस दूसरी टीम को दे दिया जाता है। फिर अगला सीन हमें ट्रायल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगून फिर से आता है और ट्रायल में उसे आंसर के लिए नॉट कैपेबल बता दिया जाता है और अगला रिजल्ट अगले ट्रायल को देने के लिए बताया जाता है। ट्रायल खत्म होने के बाद सभी लोग बाहर आते हैं तो जंगून की माँ अटर्नी वू से थैंक्स बोलती है हर चीज के लिए। तभी उनका केस हैंडल जो कर रहे होते हैं वो मियोंसुक के फ्रेंड होते हैं। मियोंसुक उनसे अपना काम करने के लिए कहते हैं। फिर सीन हमें दूसरा दिखाया जाता है जंगू का। जुनहो अटर्नी वू के लिए गिफ्ट लेता और अपनी फ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलना चाहता है। वो उसके ऑफिस जाता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। दूसरी तरफ हमें अटर्नी वू दिखाई जाती है जो रिजाइन लेटर लिख रही होती और वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। अटर्नी वो अपने डिसेबल होने की वजह से ऑफिस छोड़ रही होती और वो अपने नाम की नेम प्लेट भी लेकर वहाँ से चली जाती हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें गांव का दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बड़े भाई अपने छोटे भाई से मिलने गांव पर आते और उसके घर पे काम चल रहा था तो तीनों लोग अंदर बात करने चले जाते, जहाँ पे हमें पता चलता है दोनों बड़े भाई सिटी में रहते और छोटा भाई गाँव में रहता है। छोटा भाई किसानी करता है। तभी वो लोग उसको बताते है कि हमारी एक जमीन गवर्नमेंट डेवलपमेंट के एरिया के अंदर आ गई है, जिसके लिए गवर्नमेंट उसे कंपनसेशन के लिए 10 बिलियन कोरियाई रुपए देती है। जिस पर दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई को बेवकूफ बनाते हुए अपना हक जमाते और उसे गलत रूल बताते हैं। कंपनसेशन में वो लोग अपना हक ज्यादा जमाते और छोटे भाई से सिग्नेचर करवा लेते हैं और वो कर देता है क्योंकि उसे अपने भाई पर भरोसा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जुनहो को दिखाया जाता है जो अटर्नी वू के ऑफिस में जाता और गिफ्ट रख के वहीं पर चला जाता है। फिर हमें मियोंसुक का दिखाया जाता है जो अटर्नी वू के रिजाइन लेटर को एक्सेप्ट नहीं करता और उसको देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते अटर्नी वू के पास डोंग जाती और उससे कहती कि मेरे पापा के साथ फ्रॉड हुआ है। डोंग की बातों से हमें पता चल जाता है कि छोटे भाई डोंग के फादर होते और उसके अंकल ने उनके साथ फ्रॉड किया है। वो बताती है कि मेरे पापा ने टैक्स के पैसे जमा किए थे और अब उनके पास पैसे नहीं है। वो उससे मदद करने के लिए कहती तो अटर्नी वू कहती कि उसने रिजाइन कर दिया है। फिर अटर्नी वू के फादर कहते कि हमें विलेज चल के बात करनी चाहिए। फिर वो लोग जा रहे होते तभी अटर्नी वू कुछ अपने स्कूल टाइम की बातें याद करने लगती है। सियोल में सभी बच्चे स्कूल में बुली करते थे तो उसके फादर ने कंट्री साइड में उसका एडमिशन करवा दिया, लेकिन वहाँ पर भी अटर्नी वू को सभी बच्चे बुली करते थे, जिस वजह से अटर्नी वू परेशान होकर स्टॉप में छुप जाती थी और वो लोगों से बचने लगी थी। फिर एक दिन क्लास का दिखाया जाता है। अटर्नी वू को एक लड़की पेपर देती और उससे कहती ये सवाल मैम से पूछना। अटर्नी वू वो पेपर पढ़ने लगती है और ये सब डोंग देख रही होती। तभी मैम आकर उसे थप्पड़ मार देती हैं क्योंकि उस लड़की ने मैम के बारे में उल्टा सीधा लिखा होता है। मैम के जाने के बाद डोंग वहाँ पर आती और वो भी उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहती कि दोबारा से वो ऐसी गलती न कर जाए। डोंग उस लड़की को वार्निंग देती है और पूरे क्लास को भी वार्निंग देती है कि आज के बाद वो अटर्नी वू को
को परेशान न करें। ये देख अटर्नी वू को काफी अच्छा लगता है क्योंकि डोंग एक धाकड़ लड़की होती है। डोंग को डांस करना काफी पसंद होता है तो वो स्कूल में ही डांस करने लगती है। फिर वो रास्ते में जा रही होती तभी वहाँ पर अटर्नी वू उसका इंतजार करके उससे बातें करती है। अटर्नी वू डोंग से कहती है अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो मैं सेफ रहूंगी, जहाँ पर डोंग भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी सभी लोग डोंग की फैमिली के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो अटर्नी वू को डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जिसके बाद अटर्नी वू कहती है कि हम लोग फ्रॉड के लिए सिविल केस कर सकते हैं तो डोंग के फादर केस के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोंग लॉ फॉर्म में जाती तो अटर्नी वू उससे फोन से बातें करके म्योंसुक से मिलने के लिए कहती है। डोंग जैसे ही अंदर जाती है उसे मिनवू दिखाई देता और उसे वो पहली नजर में पसंद करने लगती। वहाँ पर जुनहो भी खड़ा होता है। फिर डोंग जुनहो से म्योंसुक के बारे में पूछकर बताती है कि वो अटर्नी वू की दोस्त। ये सुनते ही जुनहो काफी खुश हो जाता है। जुनहो की ये एक्टिविटीज देखकर डोंग समझ जाती है कि वो अटर्नी वू को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते अटर्नी वू अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट में उनकी मदद करवा रही होती, जहाँ पर वो धीरे धीरे कस्टमर को सर्व कर रही होती। ये देखने में काफी फनी लग रहा होता है। तभी डोंग फोन करती है अटर्नी वू के पास और कहती म्योंसुक उसका केस लेने से इनकार कर रहा है। ये सुनते ही अटर्नी वू लॉ फॉर्म की तरफ निकल जाती है। वहीं हमें लॉ फॉर्म का दिखाया जाता है जहाँ पर डोंग मिनवो के पीछे पड़ी होती है। उसकी इस तरह की हरकत देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अटर्नी वू आ जाती और वो अपना सिग्नेचर स्टेप करने लगती है डोंग के साथ। अटर्नी वू म्योंसुक से कहती है कि वो उसका केस ले ले तो म्योंसुक उससे कहता है कि ये केस वो इसी बात पे हैंडल कर सकता है अगर तुम फिर से ज्वाइन करोगी। ये सुनने के बाद अटर्नी वू उनकी शर्त मान लेती है और केस उसे हैंडल करने के लिए कहता है। फिर अटर्नी वू वहाँ से जाने लगती है तो जुनहो उसके पास आकर पूछने लगता है कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में गिफ्ट रखा था तो अटर्नी वू बताती है कि उसमें नाम नहीं लिखा था इसीलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। वहीं सीन हमें दूसरा ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों भाई कहते हैं मेरे ऊपर ये फ्रॉड गलत लगाया गया है। तो जज भी अटर्नी वू से नेक्स्ट ट्रायल के लिए प्रूफ मांगते हैं और वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग परेशान होते हैं। तो डोंग बताती उस दिन काम चल रहा था और वो लेबर भी वहीं पर था। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते और उस लेबर के पास जाकर उससे मदद मांगने के लिए कहते हैं। तो लेबर कहता है कि हाँ उस दिन उन्होंने सारी बात सुनी थी। फिर सभी लोग वापस सियोल आने लगते तो डोंग जुनहो के पास जाकर कहती है अगर वो अटर्नी वू के साथ सनसेट देखने जाना चाहता है तो जा सकता और वो जगह भी बताती है उसे। इसके बाद हम देखते हैं जुनहो अटर्नी वू को वही सनसेट वाली जगह पे लेकर जाता है तो अटर्नी वू उससे बताने लगती है कि उसने व्हेल मछली कभी नहीं देखी, बस उसके बारे में जानकारी है। फिर हमें नेक्स्ट ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो लेबर झूठ बोल देता और उससे कहता है कि मैंने कोई भी बात नहीं सुनी थी, जहाँ पर उन दोनों भाइयों ने उसे पहले से ही पैसे दे दिए थे। अब उन्हें सिर्फ आखिरी ट्रायल का मौका मिलता है तो डोंग काफी गुस्से में होती और वो अटर्नी वू से कहती कि अब हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो अटर्नी वू कहती प्रूफ नहीं है तो हम लोग बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वही फ्रॉड वाले भाई दिखाए जाते अपने फादर के मेमोरियल में खड़े होते। तभी वहाँ पर डोंग शराब पीकर आ जाती और उनको उल्टा सीधा कहने लगती है। डोंग की ये बिहेवियर को देखने के बाद उसके अंकल उसे थप्पड़ मार देते जहाँ पर डोंग के फादर भी लड़ाई करने लगते और सभी में चारों तरफ लड़ाई होने लगती है। तो डोंग की माँ पुलिस को फोन करके वहाँ पर बुलवाती है। वहीं सीन हमें तीसरे ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पर अटर्नी वू अपोजिट पार्टी पर मारपीट का आरोप लगाती है और केस की रीजन को एक्सटेंड करने के लिए बोलती है। साथ ही मारपीट के कारण पहले हो चुके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। अपोजिट पार्टी के पास कोई प्रूफ नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। ये एक चाल होती है जो अटर्नी वू ने करवाई होती है। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने के बाद जहाँ पर डोंग काफी खुश होती है। वहीं दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनहो अटर्नी वू को कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर लगी उसे व्हेल मछली की फोटो दिखाता है। ये देखकर अटर्नी वू काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंग के अंकल आते हैं उसके फादर के पास और माफी मांगते हैं। फिर अटर्नी वू उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसके बाद डोंग के फादर पूरे पैसे के मालिक होते हैं लेकिन वो तीनों में बराबर पैसा बांट देते हैं। ये देखकर अटर्नी वू का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो अपने नेम प्लेट को लेकर अपने ऑफिस में लगाकर खुश हो जाती है। वहीं सीन हमें एक फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं लॉ फॉर्म की सीईओ अटर्नी वू के फादर के पास जाकर उससे माफी मांगती हैं। वो उनसे कहती है कि वो अटर्नी वू के नाम को बिना जाने ही उनकी कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो उसको अपनी लॉ फॉर्म में लाना चाहती हैं और उनकी बातों से हमें लगता है कि उनका कोई रिलेशन अटर्नी वू के साथ है। वो जब वापस जाती है तो अटर्नी वू की फोटो देखती और उससे कहने लगती हैं कि इसकी आंखें बिल्कुल माँ की तरह हैं। सब्सक्राइब करें। सीरियल की स्टार्टिंग में
हमें कंपनी का दिखाया जाता है जहां पर मैनेजर अपनी कंपनी के लोगों को बता रहा होता है कि उसने एक प्रोडक्ट तैयार किया है। प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए वो बताता है कि एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए एटीएम के अंदर कैसेट को फिट करने की बात बोलता है। प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए मैनेजर बताता है कैसेट एक टेक्नोलॉजी है जो एटीएम के अंदर फिट की जाती है। कैसेट एक एटीएम के अंदर फिक्स अमाउंट रखती, जहाँ पर बैठे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो मैनेजर से कहने लगते ये टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी ने 1 साल पहले दी थी। तो मैनेजर कहता है हमारी टीम 10 साल से इस पर काम कर रही है। तो वहाँ पर बैठे लोग हंसते हुए कहते हैं कि शायद आपकी टेक्नोलॉजी लीक कर दी गई है। वहीं दूसरे सीन में अटर्नी वो दिखाई जाती है। चोइसो उससे बातें कर रही होती है और उसे नए केस के बारे में बताती है। फिर चोइसो अटर्नी वो को बताती है सीनियर मिनसुक ने ये केस तुम्हें और मिनवू को दिया है हैंडल करने के लिए। अटर्नी वो उससे कहती कि इसके बारे में मिनवू ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। तो चोइसो कहती लगता है उसका टैक्टिक चालू हो गया है, कॉलेज में उसका नाम टैक्टिक था। चोइसो की बातें सुनने के बाद अटर्नी वो मिनवू के पास जाकर उससे कहती तुमने मुझे एटीएम वाले केस के बारे में नॉलेज नहीं दी। तो मिनवू उससे सॉरी बोलता है। फिर वो उसे बहुत सारी फाइल देते हुए कहता है कि आज हम लोग क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं और उससे कहता है कि ये केस के बारे में पढ़ लो। केस पढ़ने के लिए अटर्नी वू के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि क्लाइंट आने वाला होता और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए। और वहाँ पे हमें क्लाइंट को दिखाया जाता है जो कंपनी का मैनेजर होता है और उन लोगों के लिए जूस लेकर आता है। तभी वहाँ पर जुनहो आकर देखता है कि अटर्नी वू अपना जूस ओपन नहीं कर पा रही है तो उसे ओपन करके देता है। फिर मैनेजर केस के बारे में बताता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये केस मॉडर्न यूनिटी राइट्स के लिए है कि उसकी कंपनी ने सबसे पहले ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तभी सीनियर मिनसुक अटर्नी वू से केस के बारे में पूछते लेकिन उसे नॉलेज नहीं होती है तो फाइल ओपन करके देखने लगती है जहाँ पर केस के बारे में मिनवू बताने लगता है। तो मिनसुक देखते हैं कि अटर्नी वू को केस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो फाइल को पढ़ रही है। क्लाइंट के जाने के बाद मिनसुक यहाँ पर दोनों से कहते हैं तुम्हें केस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और ये बोलकर मिनसुक वहाँ से चले जाते हैं। तो अटर्नी वू मिनवू से कहने लगती तुम्हें मुझे केस के बारे में पहले बता देना चाहिए था। तो मिनवू उससे कहता है कि मैं अपने कॉम्पिटिशन को कोई बात नहीं बता सकता क्योंकि हम दोनों 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में और मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है। जहाँ पर हम देखते हैं मिनवू अटर्नी वू को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करता है। फिर हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर अटर्नी वू के अपोजिट वकील आता और वो बताता है कि हमारी कंपनी ने किसी की कॉपी नहीं की है क्योंकि हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट पहले ही लॉन्च किया था। शिकागो में हुए एग्जीबिशन से ये पूरी तरह इंस्पायर था। एग्जीबिशन में पूरी टेक्नोलॉजी को ओपन किया गया था और हमारी कंपनी ने किसी कंपनी की कॉपी नहीं की थी। ये बात वो लोग बोलते हैं। इस पर अटर्नी वो पूरे केस की अच्छी तरह छानबीन करती है और उसे कुछ अजीब लगता है। जहां पर हमें बता दें कि प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले अटर्नी वो की क्लाइंट ने 2020 में मॉडलिटी राइट्स के लिए केस किया था जिसकी वजह से 2021 में प्रोडक्ट आने के बाद केस करने की वजह से उनका पल्ला भारी हो चुका था। दोनों के केस सुनने के बाद फर्स्ट ट्रायल यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर अटर्नी वो मिनवू के पास आकर कहती मुझे अपने क्लाइंट पे कुछ अजीब सा शक हो रहा है। जिस पर मिनवू उससे कहता है तुम्हें अपने क्लाइंट पे भरोसा करना चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगता है तो अटर्नी वो उसे फिर से टैक्टिशियन बोलती है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती। जब दोनों लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका क्लाइंट और दूसरा क्लाइंट आपस में लड़ रहे होते। तो मिनवू उससे पूछने लगता है अब तुम्हें बताओ इन दोनों में सच कौन बोल रहा है। तो अटर्नी वो नहीं पहचान पाती। फिर रात में वो डोंग के साथ चमचम खेल रही होती जहाँ पर वो कहने लगती कि मुझे ये नहीं समझ में आता कौन सच बोलता है और कौन झूठ। तो डोंग उससे कहती है जब कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो वो अपनी नाक खुजलाने लगता है और वो अजीब सी हरकतें करता है, वो आंखें नहीं मिलाता है। और ये बोलकर डोंग उससे कहती है तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ हमें जुनहो दिखाया जाता है जो मिनवू के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तभी मिनवू के पास एक फोन आता है और वो फोन पर बोलता है कि अटर्नी वो एक डिसेबल पर्सन है। ये जुनहो सुन रहा था। ये सुनकर जुनहो को काफी गुस्सा आता है और वो मिनवू को फुटबॉल के जरिए मारने लगता है और उससे कहता है तुम्हें अकेले ही खेल लेना चाहिए। बोलकर वो चला जाता है। वही सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। क्लाइंट से मिलने अटर्नी वो जा रही होती है, साथ में उसके जुनहो होता है। तो वो उससे पूछने लगती है जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो क्या करता है। तो जुनहो अटर्नी वो को बताने लगता है जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो कभी आंखें नहीं मिलाता और अपनी नाक खुजलाता और अपनी थाई पर बार बार हाथ मलता है। फिर अटर्नी वो चमचम खेलने के लिए जुनहो के पास जाकर उससे कहती तुम मिनवू को पसंद करते हो। जहाँ पर वो उसकी आंखों में आंखें डाल रही होती तो जुनहो को काफी अजीब लगता है और वो वहीं पर बात
बात काट के चला जाता है। फिर दोनों लोग मैनेजर से मिलने जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बताता है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैनेजर उन लोगों को अपने सेल्समैन टीम के लीडर से मिलवाता है, जहाँ पर अटर्नी वो उससे कुछ सवाल करने लगती है। यहाँ पर वो देखना चाहती है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच। तभी वो मैनेजर अपनी नाक कुचलाने लगता और अपनी थाई रब करने लगता है, लेकिन अटर्नी वो कुछ नहीं बोलती। अगले सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहाँ सेल्समैन के मैनेजर को बुलाया जाता है और वो सभी से बताता है कि ये टेक्नोलॉजी उसने खुद बनाई। जहाँ पर अपोजिट क्लाइंट उससे बहस करते हुए कहता है कि तुमने टेक्नोलॉजी चुराई है, लेकिन उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता है क्योंकि उसने केस फाइल बाद में की थी। अटर्नी वो यहाँ पर दोनों की बातें सुन नहीं होती और ट्रायल खत्म हो जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाती, जहाँ पर मैनेजर उसके लिए एक पेंटिंग लेकर आता है जिसमें सनफ्लावर बना होता है। फिर मैनेजर अटर्नी वू को कोर्ट के ऑर्डर बताता है कि अपोजिट कंपनी के सेल प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बोलकर वो अपनी सनफ्लावर वाली पेंटिंग उसके ऑफिस में लगा कर चला जाता है। तभी एक लेटर आता है अटर्नी वू के ऑफिस में। ये लेटर अपोजिट टीम के लीडर ने भेजा था। अटर्नी वो लेटर लेकर मिनसुक के पास जाती, लेकिन वो ऑफिस में नहीं होता है तो मिनवो के पास जाती है, जहाँ पर अपोजिट टीम के लीडर ने लिखा होता है कि हमारी और अमेरिकन कंपनी ने ये मिलकर ये टेक्नोलॉजी बनाई थी और शिकागो एग्जीबिशन में ये टेक्नोलॉजी को हमने ओपन किया था, जहाँ पर अपोजिट टीम ने हमारा डाटा चुराया है। केस होने की वजह से अपोजिट टीम को बहुत लॉस हुआ था, उसकी कंपनी पूरी तरह से गिर रही थी। उसने लेटर में लिखा था आप लोगों को सच बाहर लाना होगा। लेटर पढ़ने के बाद मिनवो उससे कहता है ये सब बेकार की बात है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी अटर्नी वो देखती है कि वही पेंटिंग उसके दीवार पर भी होती है। फिर वो लेटर लेकर बाहर जाने लगती, तभी वहाँ पर उसे सीनियर मिनसुक मिल जाता है और वो उससे पूछने लगता है क्या बात है, लेकिन वो लेटर के बारे में उसे कुछ नहीं बताती है। ऑफिस में वापस आकर वो लेटर ड्रॉर में रख देती है। फिर सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। अटर्नी वो चोइसू के साथ होती है, यहाँ पर चोइसू अटर्नी वो से अपना निक नाम रखने के लिए बोलती है, तो अटर्नी वो उससे कहती मैं तुम्हारा नाम स्प्रिंग सनशाइन रखती हूँ क्योंकि तुम मेरी बहुत हेल्प करती हो। अटर्नी वो की बातें सुनने के बाद चोइसू थोड़ी सी नर्वस हो जाती। तभी वहाँ पर मिनवो आ जाता और अटर्नी वो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मिनवो अटर्नी वो से कहता है कि जज आज आखिरी फैसला करेंगे साइट पर। वही सीन हमें वेरिफिकेशन साइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों अपोजिट टीम आती है और अटर्नी भी और मिनवो भी साथ में होते हैं, जहाँ पर जज दोनों पार्टी की टेक्नोलॉजी कैसेट को ओपन करवाती। तभी अटर्नी वो की नजर पड़ती अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट पर, जहाँ पर वो देखती उसके क्लाइंट के प्रोडक्ट लाने से पहले की डेट पड़ी होती और वो समझ जाती कि उसका क्लाइंट शुरू से ही झूठ बोल रहा था। लेकिन अटर्नी वो वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती और वो अपोजिट टीम के लीडर को देख रही होती, जहाँ पर अपोजिट टीम के लीडर भी अटर्नी वो को काफी देर से नोटिस कर रहे थे। सारी डिस्कशन के बाद जज फैसला अटर्नी वो के क्लाइंट को देखकर वहाँ से चले जाते हैं और इस बात पर सभी लोग काफी खुश होते हैं। जज के जाने के बाद अटर्नी वो अपने क्लाइंट से कहने लगती तुम्हें ये सब करके क्या मिला, जहाँ पर मिनवो उसको रोक कर आगे की बात करने लगता और वो बताता है कि ये ऐसे ही बोल रही। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अटर्नी वू की नजर अपोजिट टीम के लीडर पे पड़ती, जहाँ पर वो अटर्नी वू को काफी देर से नोटिस कर रहा था। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। फिर सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है। अटर्नी वू बैठी होती, तभी वहाँ पर जुनू आ जाता है तो वो कहती है कि हमारे क्लाइंट ने अपने फायदे के लिए लॉ का यूज किया है। वो उसको बताने लगती है कि उसका क्लाइंट झूठ बोल रहा था और वो आंखें भी नहीं मिला रहा था, वो अपनी नाक पे इची कर रहा था और अपनी थाई को भी रब कर रहा था। मैं ये सब कुछ जानती थी और मैं चुप रही, जिसकी वजह से अपोजिट टीम वालों को काफी नुकसान होना पड़ा। ये बोलकर वो रोने लगती है। फिर वो अपने ऑफिस जाती है और ड्रॉल से अपोजिट टीम का लेटर निकाल के वो पेंटिंग हटाकर उसे चिपका देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉ फॉर्म की सीईओ का दिखाया जाता है, जिनके पास एक ऑफिसर आता और वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। सीईओ पब्लिक जस्टिस ऑफिसर की कैंडिडेट है, इसी वजह से ऑफिसर उनसे वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगता है और बातों ही बातों में वो सीईओ से कहता है मैंने आपके बारे में एक अफवाह सुनी कि आपकी एक छोटी बच्ची थी और आपने उसे छोड़ दिया था। तो सीईओ कहती ये सिर्फ अफवाह ही है। ऑफिसर की बातों को सुनने के बाद हमें लग रहा है कि अटर्नी वो सीईओ की ही बेटी है। और सीरियल की स्टार्टिंग में हमें यंग नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जो अपनी बेटी को ऑर्फनेज छोड़ने के लिए आती है। तभी वो ऑर्फनेज लेडी को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई और वो उसे वापस लेने के लिए जरूर आएगी।
यांग ये सारी बातें करके वहाँ से जाने लगती। तभी यांग की बेटी सो के उठती और वो रोने लगती, लेकिन यांग उससे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं म्योनसुक के पास अटर्नी वू जाती है तो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नया केस है और वो कहता है कि तुम्हें चोइसू के साथ काम करना है। म्योनसुक बताता है कि चोइसू केस को लेकर काफी पैशनेट है और वो यांगसिंग के केस के बारे में उसे बताता है। तभी अटर्नी वू चोइसू के रूम में जाकर देखती जहाँ पर बहुत गंदगी होती है, तो चोइसू को अटर्नी वू बताती है कि केस को लेकर वो कुछ ज्यादा बिजी और घर भी नहीं जा पा रही है। फिर वो दोनों क्लाइंट से मिलने के लिए जेल जाते हैं जहाँ पर हमें यांगसिन दिखाई जाती है और हमें इस केस के बारे में बताया जाता है। यांग केस के बारे में बताती है कि वो नॉर्थ कोरिया की डिफेक्टर है जिसने साउथ कोरिया आने के बाद 5 साल पहले नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर ब्रोकर को 10 मिलियन वॉन उधार दिए थे, लेकिन उसने उसे डायरेक्ट पैसे वापस नहीं दिए और एक दूसरी लेडी के बारे में बताया कि उससे पैसे ले लो जाके। फिर यांग अपनी फ्रेंड के साथ उस लेडी के घर पैसे लेने गई तो उसकी दोस्त ने कहा कि उसको स्ट्रिक्ट होकर उस लड़की से पैसे मांगने होंगे। जिसके बाद यांग अपनी फ्रेंड के साथ उस लेडी के घर जाती है तो उस लेडी के चेहरे पे बहुत सारे पहले से निशान थे। यांग उसको धमकाने के लिए उसके घर में तोड़फोड़ करने लगती। तभी पड़ोस की आंटी ने पुलिस को फोन कर दिया था और ट्रायल के टाइम में वहाँ से भाग निकली। मेरी दोस्त को 4 साल की सजा होती, लेकिन मैं इसलिए भागी थी क्योंकि मेरी बेटी उस टाइम बहुत छोटी थी और कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो। उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था, लेकिन अब मैंने खुद को सरेंडर कर दिया और मैं अपनी किए की सजा ले लूंगी। और ये बोलकर यांग रोने लगती। फिर हम देखते अटर्नी वू और चोइसू दोनों लोग म्योनसुक से मिलने जाते जहाँ पर वो केस को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों कहती है कि वो अच्छे से केस लड़ेंगे। फिर म्योनसुक उन्हें कुछ पुरानी फाइल दिखाता है जिसमें उसकी फेस पर कुछ निशान होते हैं। तो म्योनसुक कहता है मुझे नहीं लगता ये 2 लेडीज का काम हो सकता है। तो अटर्नी वू भी उस केस को काफी नोटिस करने लगती। अगले सीन में जुनहो दिखाया जाता है जो मिनवू के साथ डिनर कर रहा था। जुनहो मिनवू से कहता है कि वो लॉ फॉर्म में एक अटर्नी को पसंद करता है, लेकिन उसको नहीं लगता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या वो मुझे नहीं पसंद करती है। फिर अगला सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मिनवू चोइसू से बातें करके कहता है कि मुझे लगता है जुनहो तुमको पसंद करता है। हम दोनों रूममेट है और बातें शेयर करते हैं। ये बात सुनने के बाद चोइसू काफी खुश हो जाती है। वहीं अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है। यांगसिन का ट्रायल चल रहा होता है तो उसका अपोजिट वकील कहता है ये बेकार की दलीलें हैं, इस केस का कोई भी फायदा नहीं है और यांगमिन को सजा देने के लिए कहता है। तो अटर्नी वो उसका ऑब्जेक्शन करती है जहाँ पर जज उसे डांटते हुए मैनर सिखाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यांगसिन का अपोजिट वकील जज को पटाने के लिए उनसे बातें कर रहा होता और कहता है हम दोनों सेम टाउन से बिलोंग करते हैं। अपोजिट वकील की बातें सुनने के बाद जज अटर्नी वो से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। तभी चोइसू उनकी बातें काटते हुए अपनी फैमिली के बारे में उन्हें बताने लगती है। चोइसू उन्हें बताती है कि उसके पापा भी एक जज है और वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं। बातों के दौरान फर्स्ट ट्रायल खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं जुनो चोइसू से बातें कर रहा होता है तो मिनवू जाता है। अटर्नी वो उसे कहने लगता है कि दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं चोइसू और जुनो को एक साथ देखकर अटर्नी वो को अच्छा नहीं लगता और वो कुछ अजीब बिहेव करने लगती है। फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल के दौरान चोइसू आती है जहाँ पर वो विक्टिम से कहने लगती है तुम्हारे फेस पे चोट के निशान है और 5 साल पहले भी तुम्हारे फेस पे चोट के निशान थे क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने पीटा था तुम्हें। 5 साल पहले यांगसिन से जब लड़ाई हुई थी तो 2 दिन पहले तुम्हारे घर में पुलिस आई थी और आज भी तुम्हारे घर पुलिस आई थी। तो विक्टिम कहने लगती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। ये सुनने के बाद यांगमिन को गुस्सा आने लगता और वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। यांगसिन के इस बिहेवियर को देखने के बाद अपोजिशन का वकील कहने लगता है जज से कि ये मेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रही है। तभी मिनसुक वहाँ पर खड़ा हो जाता और यांगमिन की तरफ से माफी मांगने लगता है। यांगमिन के इस बिहेवियर को देखने के बाद जज विक्टिम को डिफेंडर द्वारा कोर्ट में लाने की परमिशन नहीं देता है और 10 मिनट का लंच होता है। जिसके बाद मिनसुक यांगसिन से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से हम लोगों का ट्रायल खराब हो गया है। 10 मिनट के बाद ट्रायल खत्म होता है। तभी यहाँ पर विक्टिम के डॉक्टर को बुलाया जाता और अटर्नी वो उनसे सवाल करने के लिए आती है। जहाँ पर अटर्नी वो उनसे कहती है कि आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि आप नॉर्थ कोरिया की डिफेंडर की काफी बुराई करते हैं और ऐसा आपके बारे में बहुत सारे आर्टिकल में लिखा है और आपने विक्टिम की बात सुनने के बाद ही मेडिकल रिपोर्ट बनाई। आपने उनका मेडिकल चेकअप नहीं किया था। तो डॉक्टर
डॉक्टर भी अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसे चोटों से पता चल जाता है कि ये चोट किस तरह की है। और उसकी बातें सुनने के बाद जज भी डॉक्टर को काफी बुरी तरह से डांटते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मियोंसुक की दूसरी टीम का लीडर उसके पास आकर उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है। वो मियोंसुक से कहने लगता है, तुम किसी की परमिशन के बिना उस डॉक्टर को क्यों लेकर आए और तुम्हें पता है वो कौन है? वो जीआरडी टीम से है और मुझे चेयरमैन ने काफी डांटा है। वहीं पर चोइसू और अटर्नी वो भी उन दोनों की बातें सुन नहीं होती और दूसरी टीम के लीडर के जाने के बाद मियोंसुक से वो माफी मांगने लगती हैं। तो मियोंसुक उन दोनों से कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये मेरी गलती, मैंने बिना जांच किए डॉक्टर को लाने की परमिशन मांगी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं यंगसिन से उसकी बेटी को मिलाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अटर्नी वो भी खड़ी होती और वो अपने बचपन की कुछ बातें याद करने लगती है। जहाँ पर वो याद करती स्कूल में सभी की माँ आई होती लेकिन अटर्नी वो की माँ नहीं होती। तो वो अपने फादर से कहती कि मेरी माँ क्यों नहीं, जहाँ पर उसके फादर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। वहीं हम देखते हैं यंगसिन से मिलने के बाद वो दोनों वापस जा रही होती। तभी चोइसू अटर्नी वो से कहती तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जहाँ पर अटर्नी वो कहती मेरे पास एक आइडिया है। फिर वहीं अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर अटर्नी वो जज के सामने एक बात रखती है और वो कहती है कि यंगमिन पहले नॉर्थ कोरिया की हुआ करती थी और नॉर्थ कोरिया में पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए किए गए रॉबरी को रॉबरी नहीं कहा जाता है। जब तक कोई सीरियस चोट न हो और यंगमिन भी अपने पैसे लेने गई थी, उसका कोई इरादा नहीं था विक्टिम को चोट पहुंचाने का। साउथ कोरिया में 7 साल की सजा है रॉबरी के लिए, लेकिन विक्टिम तो नॉर्थ कोरिया की है। इसी वजह से उसे लग रहा होगा कि कानून दोनों के सेम है और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। अटर्नी वू की बात को कंफर्म करने के लिए जग यंगसिन से पूछते हैं क्या तुमने इसीलिए ये सब किया था? लेकिन अटर्नी वू यंगसिन से इशारा करती कि वो झूठ बोल दे, लेकिन यंगसिन यहाँ पर झूठ नहीं बोलती और वो कहती है कि मुझे इन दोनों देश के कानून नहीं पता थे, मैं सिर्फ अपने पैसे लेने गई थी। यंगसिन के सच बोलने की वजह से अटर्नी वू का ये भी प्लान फेल हो जाता और जज कहते हैं कि एक लंच ब्रेक होगा, उसके बाद वो फैसला करेंगे। और ट्रायल का लंच हो जाता है, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यंगसिन को भी पुलिस वाले ले जाने लगते हैं जहाँ पर अटर्नी वू को ये देखकर काफी बुरा लगता है। तभी अटर्नी वू के दिमाग में कोई आइडिया आता और वो कोर्ट से भागना शुरू कर देती है। तो चोइसू भी उसके पीछे जाती है। अटर्नी वू जज के ऑफिस जा रही होती है तो चोइसू उसे कहती है कि इस टाइम उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अटर्नी वू फिर भी जा रही थी। जज के ऑफिस में जाने के लिए अटर्नी वू को परमिशन नहीं मिल रही थी। तभी चोइसू अपने पापा के बारे में बताती है कि मेरे पापा भी एक जज हैं, जहाँ पर दोनों को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। फिर अटर्नी वू जज के पास जाती है। जज उन दोनों को अपने ऑफिस में देखकर काफी हैरान होते हैं और उन्हें यहाँ पर आने के लिए मना करते हैं। अटर्नी वू जज से कहने लगती कि हम केस के बारे में थोड़ी सी बातें करने आए हैं और यंगमिन ने किसी के साथ रॉबरी नहीं की, वो अपना पैसा लेने के लिए गई थी। तो जज अटर्नी वू से कहते तुम्हें ये रॉबरी नहीं लगती किसी के घर में घुसकर मारपीट करना? और तुम्हारा नॉर्थ कोरिया वाला आइडिया भी बेकार हो गया। मुझे पता है तुम दोनों इस केस को लेकर काफी पैशनेट हो क्योंकि तुम दोनों अभी यंग अटर्नी हो। जहाँ पर अटर्नी वो कहती कि हम इसलिए नहीं है क्योंकि यंगसिन काफी अच्छी मॉम है और 5 साल पहले वो इसलिए भाग गई थी क्योंकि वो अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती थी। वो काफी अच्छी मॉम है और वैसे भी वो ये सब अपनी बच्ची के लिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची उसे भूल जाए। लेकिन जज उनकी बातें नहीं सुनता और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं दोनों लोग बाहर आती, तभी अटर्नी वो काफी खामोश होती है। अटर्नी वो चोइसू से कहती है कि व्हेल मछली अपने बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ती, चाहे वो जितना भी वीक क्यों ना हो। अगर मैं व्हेल मछली होती तो मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं छोड़ती। फिर अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर जज अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहते हैं यंगसिन को 4 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन उसे प्रोजेक्शन दिया गया है जिस वजह से उसकी सजा 1 साल की हो गई है और उसे 80 घंटे की कमेटी देनी होगी क्योंकि क्राइम जानबूझकर नहीं किया गया है, लेकिन फोर्सफुली होने की वजह से उसे सजा तो देनी ही होगी। और आखिरी में जज कहते हैं कि यंगमिन को पता था कि उसे 5 साल की सजा होगी, लेकिन उसने सजा की परवाह न करते हुए खुद को सरेंडर किया। इसी वजह से यंगमिन ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और अटर्नी वू और चोइसू भी काफी खुश होते हैं। केस खत्म होने के बाद अगला सीन हमें शॉपिंग मॉल का दिखाया जाता है जहां पर हमें लॉ फॉर्म की सीईओ दिखाई जाती हैं। तभी उनके पास एक सर्वेंट आकर कहने लगती कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन के भी कपड़े मिलते हैं।
तभी सीयू उनसे कहती है कि उनकी कोई भी बेटी नहीं, सिर्फ उनका एक ही लड़का है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते चोइसू अटर्नी वू को लेकर उसी शॉपिंग मॉल में आती है। अटर्नी वू उसी स्टोर में जाती है जहाँ पर पहले से सीयू मौजूद होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सीयू और अटर्नी वू की सेम हरकत होती है। वो दोनों बिक्री चीजों को सही कर रही थी और उन दोनों की सेम हैबिट को देखने के बाद शायद हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि लव फॉर्म की सीयू ही अटर्नी वू की मॉम है। और ये मीटिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कुछ लोगों को बता रहा होता है कि उन्हें एक कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, जिस कंस्ट्रक्शन का नाम हैंगबुक रोड है। और इस कंस्ट्रक्शन में हमें दो सिटियों को आपस में जोड़ना है। हमें एक मार्ग का काम मिला है जिसकी वजह से हम दो सिटियों को आपस में जोड़ेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जहाँ पर वो आदमी बताने लगता है कि इस रोड की वजह से साउंड और एयर पोल्यूशन बहुत होगा और इसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारे गाँव को खराब कर दिया। अब आप हमारे गाँव को खराब करना चाहते हैं। वो अपने गाँव का नाम सुदुकडोंग बताता है और कहता है कि ये रोड हमारे गाँव से होते हुए जाएगी तो हमारे गाँव को बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा, जिसकी बात पे सभी लोग सहमत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वही आदमी हानबाड़ा लव फॉर्म में जाता है जहाँ पर वो सीनियर म्यूजिक से मिलता है और उन्हें केस के बारे में बताते हुए कहता है कि इस रोड की वजह से हमारे गांव को काफी नुकसान होगा। तो सीनियर म्यूजिक उनसे कहने लगते हैं कि हमें रूट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, तो हमें कुछ लोगों की राय लेनी होगी। जहाँ पर वो आदमी बताता है कि वो सोदुक गाँव का रहने वाला है और उसके साथ में जो आदमी वो उसका मैनेजर है। जहाँ पर वो उनसे विनती करता है कि वो उसका केस ले ले और उन्हें टाइम देता है सोचने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सीनियर म्यूजिक तीनों लोगों को मैप के साथ सिविल इंजीनियर के पास जानकारी लेने के लिए भेजते हैं, जहाँ पर उन्हें एक इंजीनियर बताता है कि इसका सीधा रूट नहीं बन सकता, हमें एटमॉस्फेयर के लिए नेचुरल फिनोमेना का भी ध्यान रखना पड़ता है। जिसके बाद वो दूसरे इंजीनियर के पास जाते हैं और वो उन्हें दूसरा ही रास्ता बताता है। कहता है ये इतना बुरा भी रास्ता नहीं है, मैं इसके नेबरहुड को अच्छे से जानता हूँ। इस रोड की तरफ एक हाईवे है और दूसरी तरफ सबवे लाइन है। अगर रूट अंडरग्राउंड बनेगा तो ज्यादा कॉस्ट आएगा। ये डायरेक्ट ही सिटी को एक दूसरे से जोड़ता है जो काफी अच्छा है। तीनों लोग जाकर बताते हैं कि इंजीनियर की अलग अलग राय। ये सुनने के बाद सीनियर म्यूजिक सोचने लगते हैं कि उन्हें ये केस लेना चाहिए या नहीं। सीनियर म्यूजिक सोडुक गांव के मैनेजर को बताने लगते हैं कि इस केस में बहुत बुरा भी फैसला आ सकता है और 3 महीने का भी टाइम लग सकता है। म्यूजिक का क्लाइंट उनसे कहने लगता है कि उसका गाँव 1 किलोमीटर दूरी पे और उसको अपने साथ जबरदस्ती चलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं हानबाड़ा लव फॉर्म के चारों अटॉर्नी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं मिंसू का क्लाइंट उसे गांव की खूबसूरती दिखाने के लाया होता है और वो कुछ लोगों से मिलाता है जो गांव के लिए काफी अच्छे काम कर रहे थे। क्लाइंट उन्हें एक आदमी से मिलाता है और उसके बारे में जानकारी देते हुए कहता है कि ये अनाज उगाता है और फिर उसे डोनेट करता है। हानबाड़ा लव फॉर्म के सारे अटॉर्नी वहीं पे होते हैं और गांव को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि गांव काफी खूबसूरत होता है। मिंसू का क्लाइंट उन्हें एक लेडी से मिलाता है जहां पर वो बताता है कि इन्हें गांव की मदर टेरेसा कहा जाता है और ये गांव के लोगों की बहुत मदद करती हैं। सभी लोग उनसे गांव बचाने की रिक्वेस्ट कर रहे होते। तभी क्लाइंट उन्हें एक पेड़ दिखाता है जो एक हिल पर होता है। वो बताता है कि ये हमारे गांव का नेचुरल मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर हम खेला करते थे। हमने 2016 में ऑफिसर को बुलाया, चेक करने पे उन्होंने बताया है कि ये नेचुरल मॉन्यूमेंट डिजाइन के लिए नॉट इनफ है। पेड़ को देख कर सभी लोग काफी खुश हो जाते और हिल पर सभी लोग चढ़ने लगते, जहाँ पर हम देखते अटर्नी वू का पैर फिसलने से वो गिर जाती और जुनू ये सब देख रहा था। वो अटर्नी वू के पास जाकर उसे उठाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका ब्लेजर फट चुका है। तो वो अपनी जैकेट निकाल लेता है और वो अटर्नी वू को देने लगता है। अटर्नी वू उनसे इनकार करने लगती है तो वो कहता है कि तुम ऑफिशियल काम पर आई हो और ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकती। इस वजह से वो उसे अपनी जैकेट पहना देता है। फिर वो अटर्नी वू को ऊपर लेकर जाता है, जहाँ पर चोइसू ये सब देख रही होती और उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। सभी लोग पेड़ के नीचे काफी एंजॉय करते। इसके बाद म्यूजिक अपने ऑफिस में आता है और सभी से कहता है कि ये हम केस ले रहे हैं। म्यूजिक सभी को ऑफिस लेकर जाता है और मटेरियल डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कुछ ज्यादा ही होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीनों लोग रात भर वहीं रुकते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग काफी मेहनत करते हैं उस केस को लेकर। वो लोग बिना खाए वहीं पर ऑफिस में रहते हैं। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं जुनू कुछ फाइल लेकर आता है तो चोइसू उसे देख रही होती है, जहाँ पर वो देखती है जुनू अटर्नी वू को काफी प्यार से देख रहा है, लेकिन अटर्नी वू अपने काम में बिजी है। जुनहो के जाने के बाद चोइसू अटर्नी वू से कहती है तुम ये सब नाटक क्यों कर रही, तुम्हें पता है जुनहो तुमको पसंद करता है। तो अटर्नी वू कहती मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है। और वो गाड़ी वाले इंसिडेंट को बताती है कि उसने जुनहो से पूछा था कि वो अटर्नी वू को पसंद करता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। ये सुनने के बाद
बाद चोइसू अटर्नी वू पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि इतना सीधा पूछने पे कोई भी इनकार कर सकता है, वो घबरा गया होगा। फिर अटर्नी वू चोइसू से कहती शायद तुम खूबसूरत हो लेकिन मेरी बीमारी की वजह से वो मुझे नहीं पसंद कर सकता। तो चोइसू वहाँ से गुस्से में होकर चली जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। अटर्नी वू डोंग से जुनहो के बारे में बातें कर रही होती है तो डोंग उससे पूछती है जब तुम जुनहो के करीब जाती तो क्या तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज होती हैं। जिसके बाद अटर्नी वो जुनहो के साथ सारे बीते हुए मोमेंट याद करने लगती और वो ब्लश करने लगती तो डोंग उससे कहती तुम तो ब्लश कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता है तो तुम्हें एक बार जुनहो के करीब जाकर अपनी हार्ट बीट को चेक करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हानबाड़ा लॉ फॉर्म के अपोजिट टेसान ग्रुप आता है। चोइसू मिनवो को बताता है कि टेसान ग्रुप में सारे जूनियर वकील हैं और ये केस हम आसानी से जीत सकते हैं। सभी लोग जूनियर वकील को देखकर काफी खुश हो रहे होते तभी मिनवो देखता है कि टेसान ग्रुप की सीईओ वहाँ पर आ रही हैं। टेसान ग्रुप की सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा देकर ये केस ज्वाइन करने का फैसला किया होता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो काफी अच्छी वकील होती हैं। फिर मिनसुक जज के सामने रूट चेंज करने की बात कहते हैं और अल्टरनेटिव रूट की बात करते हैं जहाँ पर सीईओ भी आती और वो अपना पॉइंट रखती है जज के सामने। सीईओ यहाँ पर अल्टरनेटिव रूट की बात करते हुए एक एनिमेशन प्रिपेयर करती जिसमें वो तीनों जज को एक गाड़ी में बैठाती हैं और वो अल्टरनेटिव रूट के बारे में बताती कि हमने अगर डीप रूट लिया तो हमें एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावनाएं होंगी। फिर वो सडुक गांव की रूट की बात करते हुए एनिमेशन दिखाती जहां पर वो बताती कि इस रूट के होने की वजह से कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। उनके एनिमेशन को देखकर सभी जज काफी खुश होते हैं। उनके इस तरह टैलेंट को देख के हानबाड़ा लॉ फॉर्म के लोग भी काफी इम्प्रेसिव फील करते हैं जहाँ पर अटर्नी वो सीईओ को काफी नोटिस कर रही थी। ट्रायल खत्म होने के बाद अटर्नी वो सीईओ की मैगजीन लेकर पढ़ रही होती तभी वहाँ पर उसके फादर आकर वो सीईओ को देखते हैं जहाँ पर वो उसके बारे में पूछने लगते हैं तो अटर्नी वो बताती कि ये टेसाल ग्रुप की सीईओ और ये हमारे अपोजिट केस लड़ रही हैं। मैं भी इनकी तरह अच्छी सी अटर्नी बनना चाहती हूँ। फिर हमें सोडाक गांव का दिखाया जाता है जहाँ पर रूट का काम शुरू हो जाता है और गांव में लोग रोकने लगते हैं बिल्डोजर को। गांव वाले रूट का काम रोकने के लिए एम्प्लॉयड को वहाँ से भगा देते हैं। फिर म्यूजिक का क्लाइंट फोन करके उसको सारी बात बताता है। क्लाइंट से बातें करने के बाद म्यूजिक सारे केस को अपने लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता है तभी अटर्नी वो को एक आइडिया आता है। वो म्यूजिक से कहती कि हमें कोर्ट से साइट वेरिफिकेशन की अपील करनी चाहिए जिसका आइडिया सुनने के बाद सभी लोग खुश होते तो अटर्नी वो कहती जैसे हमने साइट पे जाकर केस लेने का फैसला किया है वैसे ही अपोजिट पार्टी भी साइट वेरिफिकेशन के लिए जाएगी तो शायद उससे कोई रास्ता निकल आए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते अटर्नी वो के फादर सीईओ हानबाड़ा के पास जाकर उससे कहते हैं तुमने मेरी बेटी को इसी वजह से जॉब दिया है कि तुम अपोजिट पार्टी से उनसे लड़ा सको। तो सीईओ कहने लगती नहीं मैंने इस वजह से जॉब नहीं दी, तुम्हारी बेटी काफी टैलेंटेड है। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सीईओ से बातें करने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो अटर्नी वो अपने फादर को देख लेती है जिसके साथ मिनवो होता है। उसके फादर कहते हैं कि वो उससे बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं तो मिनवो अटर्नी वो से कहता है तुम्हारे पापा सीईओ के ऑफिस में गए थे, दोनों ने सेम लॉ कॉलेज से पढ़ाई की, इसका मतलब तुम अपने बल पर नहीं आए, तुम नेपोटिज्म के बल पर आई हो। वहीं दूसरी तरफ हमें चोइसू दिखाई जाती है जो जुनहो से कहती है कि तुम अगर अटर्नी वू को पसंद करते हो तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मिनवू कहता है कि वो उसे सच में पसंद करता है और वो उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूजिक जज से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की बात करते हैं तो अपोजिट टीम उन्हें रोकते हुए कहती है ये रूल 2019 में बना था जबकि डेवलपमेंट प्लान 2017 में आया था और ये रूल इस पर अप्लाई नहीं होता है। तभी हमें अटर्नी वू का दिखाया जाता है जहाँ पर उसे थोड़ी देर बाद एक आइडिया आता और वो कोर्ट में कहती है कि मेरे पास एक सुझाव है। फिर वो कोर्ट में बताती है प्लान 2017 में बना था लेकिन रूट 2019 में डिसाइड हुआ था इसलिए ये रूल इस पर अप्लाई होता है। अटर्नी वो रूल को बनाए हुए पेज नंबर भी बताने लगती जिसे देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेसिव फील करते हैं और सभी लोग पेज नंबर देखने लगते हैं जहाँ पर अटर्नी वो सही होती है और वो जज को वेरिफिकेशन साइट के लिए बोलती है। जज भी उन्हें साइट वेरिफिकेशन की इजाजत दे देता है। फिर अटर्नी वो वॉशरूम जाती है जहाँ पर सीईओ उससे मिलने आती और उससे कहती तुम काफी समझदार हो और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर सभी फाइल लेकर वापस ऑफिस जा रहे होते तो चोइसू मिनवू को रोक लेती है और अटर्नी वू को जुनहो के साथ जाने देती है। जिसके बाद मिनवू चोइसू से कहता है कि तुम्हें पता है अटर्नी वू के फादर और सीईओ दोनों दोस्त थे, इसी वजह से अटर्नी वू यहाँ पर आई है, ये एक
एक नेपोटिज्म है। तो मिनवू उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो टैलेंटेड है। फिर हमें दूसरी तरफ अटर्नी वू दिखाई जाती है जो जुनहो के साथ होती है। वो जुनहो को देखकर डोंग की बातें याद करने लगती है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही होती। तभी जुनहो अटर्नी वू को देखकर पूछता है कि कोई दिक्कत है, तो वो कहती नहीं। फिर वो दोनों ऑफिस जाते हैं जहाँ पर अटर्नी वो जुनहो से कहती क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, क्योंकि डोंग ने कहा था अगर मैं तुम्हें टच करूंगी तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएंगी। तो जुनहो अटर्नी वू के करीब जाकर उससे कहने लगता है जब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूँ तो क्या तुम्हारी हार्ट बीट तेज नहीं होती। जहाँ पर सोफा आ जाता है और अटर्नी वू वहीं पर खड़ी हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अटर्नी वू के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि सीओ मेरी दोस्त है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो, इस वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई है। अपनी फादर की बातें सुनने के बाद अटर्नी वो घर छोड़ के चली जाती। दूसरी तरफ हमें मिनवू एक कैफे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो हानबाड़ा लव फॉर्म की साइट ओपन करके एक आर्टिकल लिखता है जिसमें हमें दिखाया नहीं जाता है क्या लिखता है। और ये स्टार्टिंग में हमें अटर्नी वू दिखाई जाती है जो अपने दोस्त डोंग के घर पर होती है। तभी डोंग आकर अटर्नी वू से पूछने लगती है क्या तुमने अपने पापा से फाइट की है। तो अटर्नी वू कहती है मैंने फाइट की है। वो रीजन पूछती तो अटर्नी वू कहती कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अलग रहना चाहती। इसके बाद अटर्नी वू हानबाड़ा लॉ फॉर्म में जाती है जहाँ पर लोग आपस में अटर्नी वू को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये सीओ की कनेक्शन की वजह से हानबाड़ा लॉ फॉर्म में आई है। ये सारी बातें वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर हमें मिनसुक का दिखाया जाता है जो हानबाड़ा लॉ फॉर्म के आर्टिकल में देखता है किसी ने लिखा होता है कि अटर्नी वू सीओ की कनेक्शन की वजह से यहाँ पर आई है, उनका खुद का कोई टैलेंट नहीं है। चोइसू भी ये आर्टिकल अपने फोन में पढ़ रही होती तभी वहाँ पर मिनवू आ जाता है। तो चोइसू उससे कहने लगती है गुस्से में तुमने अटर्नी वू के बारे में सुना है, किसी ने आर्टिकल लिखा है। यहाँ पर चोइसू समझ जाती ये काम मिनवू का है। इसके बाद चोइसू अटर्नी वू के पास जाकर उसे फोन में वही आर्टिकल दिखाती जहाँ पर वो कहती कि मुझे लगता है ये मिनवू ने लिखा है। तो अटर्नी वू कहने लगती कि उसने सही लिखा है और मैं सच में सीओ की कनेक्शन की वजह से आई हूँ, नहीं तो कोई ऑटिस्टिक को वकील नहीं रखता। ये सुनने के बाद चोइसू गुस्सा करने लगती और कहती तुम काफी टैलेंटेड हो। ये बोलकर वो चिल्लाने लगती और सभी को सुनाने लगती कि ये बहुत टैलेंटेड है। फिर वो अटर्नी वू से कहती अगर दोबारा मिनवू तुमसे इस तरह की बात करे तो तुम्हें एक पंच मारना चाहिए उसके हेड पर और उसके स्टमक पर। अगले सीन में सोडिक गाँव के साइट वेरिफिकेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हानबाड़ा लॉ फॉर्म के लोग पहुँच जाते और बारिश बहुत हो रही होती तो सबने अपना अपना अलग अलग अम्ब्रेला रखा था। तभी वहाँ पर टेसान ग्रुप के लोग आ जाते जिन्होंने टेसान ग्रुप के अम्ब्रेला लिए होते। तभी मिनसुक कहता है कि हमें भी प्रोफेशनल दिखाना चाहिए और हानबाड़ा लॉ फॉर्म का अम्ब्रेला यूज करना चाहिए। तो जुनहो उन लोगों को हानबाड़ा लॉ फॉर्म का अम्ब्रेला निकाल के देता है जहाँ पर सभी लोग काफी रंगबाजी के साथ एक ही कलर का अम्ब्रेला लगाते हैं। फिर साइट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जज भी आ जाते जहाँ पर हानबाड़ा लॉ फॉर्म के लोग उनको इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करते, लेकिन उन्होंने खुद पहले से एक अम्ब्रेला रखा था जिस पर अटर्नी वू की नजर पड़ती और वो देखती कि बोटल नोज डॉल्फिन उस पर बनी होती है। फिर साइट वेरिफिकेशन के लिए दोनों अपोजिट पार्टी से जब डाटा मांगते तो टेसाल ग्रुप के लोग उन्हें डाटा देते हुए कहते हैं कि सुडुक गांव के लोग कंपनसेशन के लिए तैयार हो चुके हैं, जहां पर वो बताते हैं कि आधे से ज्यादा गांव कंपनसेशन के लिए तैयार हो गए। ये सुनने के बाद मिनसुक के क्लाइंट बहुत ज्यादा ही खामोश हो जाता है क्योंकि उसके अपने लोग ही कंपनसेशन के लिए तैयार हो गए थे। वो अपने लोगों पर गुस्सा करने लगते। तभी एक दूसरा आदमी उनका आता और उनको देखते ही भाग जाता है क्योंकि वो कंपनसेशन के लिए तैयार हो चुका था। फिर टेसाल ग्रुप की सीईओ सोमी जज से कहने लगती यहाँ पर ज्यादातर लोग कंपनसेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मिनसुक उन्हें रोकते हुए कहता है कि अभी आधे गांव ने कंपनसेशन के लिए तैयार नहीं है और हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर जज दोनों टीम को मौका देते हुए कहते हैं कि दोनों लोगों को गांव वालों की राय जाननी होगी, कौन कितना कंपनसेशन के लिए तैयार होता है और कौन साइट रोकने के लिए तैयार होता है। जिसके ज्यादा वोट होंगे उसी हिसाब से फैसला होगा। फिर हम देखते हैं जज हैकबेरी ट्री के पास जाते हैं। सभी लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो मिनसू का क्लाइंट अपने दोस्त से वायलिन बजाने के लिए कहता है तो जज उन्हें रोकते हैं, जहाँ पर मिनसू का क्लाइंट बताता है कि हमारे खेतों से ये रोड निकल ले और वो उन्हें रेड फ्लैग दिखाता है। फिर जज उन लोगों से कहते
कहते हैं कि तुम्हें सारी जानकारी लेने के बाद वोटिंग करानी चाहिए गांव वालों से, वो क्या चाहते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते। फिर म्यूजिक की टीम अंदर बैठ के सोच रही होती, तभी वहाँ पर जुनहो आता और कहता है कि टेसाल ग्रुप के कुछ पार्ट टाइमर आए हैं और वो सिग्नेचर करा रहे हैं। सभी लोग भागते हुए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि टेसान ग्रुप के पार्ट टाइमर सभी गांव वालों के पास जाकर कंपनसेशन का ऑफर दे रहे हैं। तो म्यूजिक भी अपनी टीम को गांव वालों को रोकने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी लोग भागकर गांव वालों के पास जाने लगते, लेकिन गांव वाले उनकी बातों से राजी नहीं होते और वो कंपनसेशन के लिए तैयार हो रहे थे। जहाँ पर हानबाड़ा लॉ फॉर्म के लोग काफी उदास होते हैं क्योंकि गाँव वाले उनकी बातें नहीं सुन रहे थे और कंपनसेशन के लिए तैयार हो रहे थे। फिर सभी लोग उदास होकर म्यूजिक के पास जाकर बताते कि गांव वाले उनकी बातें नहीं सुनने और कंपनसेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। तभी म्यूजिक उन्हें गांव की मदर टेरेसा के पास लेकर जाता और कहता है वो जितने लोगों की सेवा करती उनके सिग्नेचर हमारे लिए काफी होंगे और उनके सिग्नेचर से भी हमें कोई फायदा मिलेगा। फिर सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गाँव के बुजुर्ग उनके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते हैं, जिसके बाद मदर टेरेसा उनको काफी समझाती और वो कहते हैं कि पहले इन लोगों को हमारे लिए सॉन्ग प्ले करना होगा। जहां पर म्यूजिक की सारी टीम उनके लिए सॉन्ग प्ले करती है और उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती। जहां पर इम्प्रेस होने के बाद वो लोग फॉर्म में साइन करने लगते हैं। वहां से निकलने के बाद अटर्नी वो पेड़ के पास जाती क्योंकि वो अपना बैग भूल जाती। तभी वहां पर सीयू सोमी आकर उसे उसका बैग देती है। सीयू सोमी अटर्नी वो से बातें करते हुए टेसाल ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए उसे प्रपोजल देती है, लेकिन अटर्नी वो कुछ नहीं बोल रही होती और वो चुपचाप उनकी बातें सुन नहीं होती। तभी मिनवू उधर से गुजर रहा होता और उन दोनों को साथ देख लेता है। जब वो नीचे आती है तो मिनवू उससे अचानक से पूछने लगता है, जिस वजह से अटर्नी वू डर जाती है। मिनवू अटर्नी वू से कहता है, क्या तुम उसकी टीम में ज्वाइन हो रही, जिसके बाद अटर्नी वू उसे मारने की कोशिश करने लगती और कहती, अगर दोबारा तुमने मेरे बारे में कोई आर्टिकल लिखा तो मैं तुम्हें पंच करूंगी। वो मिनवू को काफी फनी वे में डराती, जिसके बाद मिनवू भी गुस्सा हो जाता है। फिर अटर्नी वू अपने घर जाती सामान लेने के लिए। अटर्नी वू के फादर उसे रोकने की कोशिश करते तो अटर्नी वू कहती कि वो आपकी मदद नहीं लेगी। मैं हानबाड़ा लॉ फॉर्म को छोड़ रही और मैं टेसाल ग्रुप को ज्वाइन करी। सीयू ने मुझे ऑफर दिया। ये सुनने के बाद अटर्नी वू के पापा शॉक्ड हो जाते और उससे कहते, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है। लेकिन अटर्नी वू फिर भी वहाँ से जाने लगती। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती, जहाँ पर उसके फादर बताते कि मैं और तुम्हारी माँ सभी लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। हम दोनों को प्यार हो गया। बाद में मुझे पता चला कि वो टेसाल ग्रुप की फाउंडेशन की बेटी है और मैं किसान का बेटा था। तभी तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उन्हें ये बेबी नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर वो बेबी मुझे दे देती तो मैं उनकी जिंदगी से निकल जाऊंगा और कभी तुम्हें कॉलेज में शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जिसके कुछ सालों बाद तुम्हारी माँ विदेश चली जाती। फिर उन्होंने एक बेबी को मेरे पास भेजा जो तुम थी। और वो अटर्नी वू को समझाते हुए कहते कि हर चीज के पीछे एक राजनीति होती है। अपनी पापा की राजनीति वाली बातें सुनने के बाद अटर्नी वू के दिमाग में एक आइडिया आता और वो सिविल इंजीनियर की बातें सोचने लगती है। जहां सिविल इंजीनियर ने कहा था ये कंस्ट्रक्शन को मैं पहले से जानता, इसके लिए 2016 में ऑफर आया था। फिर उसे याद आता है कि 2016 में नेचुरल मॉन्यूमेंट के लिए उस पेड़ को भी डिजाइन करने से मना कर दिया गया था। फिर वो रात के 3 बजे म्यूजिक को फोन करके कहती है कि हर चीज के पीछे राजनीति होती है और नेचुरल मॉन्यूमेंट भी नहीं बना क्योंकि इसके पीछे भी राजनीति थी। उसकी बातें सुनने के बाद म्यूजिक उससे कहता है कि तुम रात के 3 बजे फोन करी, हम लोग सुबह बात करते हैं। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं म्यूजिक जुनहो के पास म्यूजिक के क्लाइंट के पास जाकर पूछती कि वो वायलिन आला आदमी कहाँ है, जहाँ पर वो बताता है कि वो प्रोफेशनल ऑफिस में काम करता है। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर वो दोनों वायलिन वाले आदमी के पास जाकर नेचुरल मेजरमेंट के बारे में पूछने लगते हैं कि 2016 में ये साइन क्यों नहीं हुआ, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि वो थोड़ी देर बाद आएगा। और फिर हम देखते जुनहो अटर्नी वो बातें करने लगते तो जुनहो उससे पूछता है कि उस दिन तुम क्यों भाग गई थी। तो अटर्नी वो कहती, मैंने बिना छुए तुम्हें महसूस किया कि मेरी धड़कनें काफी तेज हो गई थी, इसीलिए मैं भाग गई थी। तभी उसकी नजर पड़ती
तभी अटर्नी वो देखती है कि वो वायलिन वाला आदमी भाग रहा है और वो जुनहो को बताती, वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो काफी भागता है, लेकिन आखिर में जुनहो उसको पकड़ लेता है। फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि नेचुरल अम्यूजमेंट के लिए वो पेड़ क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने सिलेक्ट करने से मना किया था क्योंकि मुझे पहले से पता था सबवे लाइन आने वाली है सुडुक गाँव से। तभी अटर्नी वो की उसके अम्ब्रेला पे नजर पड़ती जिसमें डॉल्फिन वाला लोगो बना होता है, तो उससे पूछती है ये अम्ब्रेला तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो उसे बताता है ये क्यानपो कंस्ट्रक्शन का लोगो है, मैं मॉडल हाउस को देखने गया था इसीलिए उन्होंने मुझे एक दे दिया था। फिर अगला सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ज्यादा वोटिंग होने की वजह से जज टेसान ग्रुप के हक में फैसला करता है। तभी वहाँ पर म्यूजिक कोर्ट को चैलेंज देने के लिए एक फाइल दायर करता है और कहता है जब तक हमारी चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो प्लीज इस प्रोसीड्यूर को सस्पेंड कर दिया जाए। तो जज उससे कहते हैं क्या तुम समय खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा क्लेम डिसमिस कर दिया गया है। जज उससे पूछते हैं तुम किस रीजन से अदालत को चुनौती दे रहे हो। तो मिंसुक कहता है आपको वो अम्ब्रेला याद है जो आप साइट वेरिफिकेशन पर लेकर आए थे, उस अम्ब्रेले में क्योंगपो कंस्ट्रक्शन का लोगो है। क्योंगपो ओशन पार्क अपार्टमेंट के लिए मॉडल हाउस को ये विजिटर को दिया करते हैं जिसे ह्यूमंस के लिए नियोजित शहर में क्योंगपो निर्माण द्वारा बनाने की योजना है। अपोजिट निर्माण कह रहा है कि मैं ह्यूमंस के अपार्टमेंट खरीदने के लिए हाउस गया था। तो जज उससे कहते हैं मुझे नहीं पता ये अम्ब्रेला मेरे हाथों में कैसे आया। तो क्योंसुक बताता है कि इस अम्ब्रेला का मतलब होता है कि आप अपार्टमेंट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें पूरी जानकारी देते हुए कहता है नेचुरल अम्यूजमेंट के लिए उसे पेड़ को डिसाइड नहीं किया गया क्योंकि 2017 में काम नहीं 2016 में तय कर लिया गया था कि वहां से रोड बनाई जाएगी और हैकबेरी पेड़ को इसलिए नेचुरल अम्यूजमेंट में सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि वहां से पहले तय हो गया था कि लाइन बनाई जाएगी। जिसके बाद जज भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं और अपोजिट टीम के क्लेम को डिसमिस कर देते हैं। फैसला आने के बाद अटर्नी वो अपनी माँ की तरफ देखती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओ सोमी बैठी होती, वहाँ पर अटर्नी वो जाती है। फिर वो सीओ को अपना पूरा नाम बताती जहाँ पर सीओ उससे कहती ये कुछ सिमिलर सा है। तो अटर्नी वो सीओ को बताती है कि मैं आपकी लड़की हूँ लेकिन मैं हमेशा अपने पापा की साइड रहूंगी। ये सुनते ही सीओ को रोना आ जाता है जो काफी इमोशनल होता है और अटर्नी वो की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उनसे कहती मैंने टेसाल ग्रुप में आने का फैसला किया था लेकिन मैं अब नहीं आऊंगी, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें हैकबेरी पेड़ का दिखाया जाता है जो नेचुरल अम्यूजमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब वहाँ से कोई सबवे लाइन नहीं बन सकती क्योंकि हैकबेरी पेड़ को नेचुरल अम्यूजमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।